हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेस्ट डेंटल सॉल्यूशंस। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे छोटे से टॉपिक परसिस्टेंट अपाइकल पेरिडोंटाइटिस के बारे में। ठीक है, तो अब परसिस्टेंट अपाइकल पेरिडोंटाइटिस नाम से ही समझ में आ रहा है। इसमें क्या होगा, जब हम ट्रीटमेंट मान लो कर दिया हमने, ठीक है, कोई पेरिडोंटाइटिस था, उसका ट्रीटमेंट हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी जो इन्फेक्शन है वो परसिस्ट कर रहा है, यानी कि इन्फेक्शन तब भी है। ठीक है, तो उस केस में हम उसको बोलेंगे परसिस्टेंट अपाइकल पेरिडोंटाइटिस। ठीक है, तो ये क्या है, एक पोस्ट ट्रीटमेंट पेरिरेडिकुलर इन्फेक्शन है। ठीक है, और ये होता है एंडोडोंटिकल ट्रीटेड टूथ में, यानी कि जिसकी आरसीटी हो चुकी है उसके बाद भी इन्फेक्शन रह रहा है वहाँ पे। ठीक है, अब इसके कॉजेज़ क्या हैं। अब कॉजेज़ इसके हो सकते हैं एनाटॉमिकल कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, एनाटॉमिकल कॉम्प्लेक्सिटी का क्या मतलब है कि मान लो जो पल्प चैम्बर है वो क्या होता है, एनाटॉमिकली काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। उसमें क्या होता है, माइक्रो कैनाल, इस्थमस, फिन, सर्वाइकल डेटा, ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये जो इनएक्सेसिबल एरियाज़ होते हैं उसमें मान लो इंस्ट्रूमेंट या इरिगेंट या मेडिकामेंट जो भी हमने यूज़ किए हैं, ठीक है, वो उसको टच ही नहीं कर पाते, यानी कि उसमें घुस नहीं पाते, उसमें हम इंसर्ट नहीं कर पाते, यानी कि इनएक्सेसिबल एरियाज़ जो है उनको हम रीच आउट नहीं कर पाते। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे इन्फेक्शन रह जाएगा और ये बाद में जो है वो डिजीज़ कॉज करेगा इन द पेरियोपाइकल रीजन। ठीक है, ऑब्चुरेशन भी नहीं हो पाएगी इनकी कॉम्प्लेक्स एरियाज़ की। ठीक है, इसके अलावा एक्स्ट्रा रेडिकुलर फैक्टर्स भी होते हैं। ये तो थे इंटर रेडिकुलर फैक्टर्स जिसमें एनाटॉमिकल कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में हमने बात कर ली। ठीक है, एक्स्ट्रा रेडिकुलर फैक्टर्स में क्या होगा, तो एक्स्ट्रा रेडिकुलर फैक्टर्स में क्या होता है, जैसे अपाइकल बायोफिल्म अगर मान लो प्रेजेंट है, अपाइकल बायोफिल्म यानी कि प्लाक वगैरह प्रेजेंट है इन द पेरीरेडिकुलर रीजन। ठीक है, तो उस केस में इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, एक्टिनोमाइकोसिस, इसके इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स, ठीक है, ये क्या होते हैं, टिश्यू ब्रेकडाउन के बाद ये फॉर्म होते हैं। ठीक है, और ये कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स जो हैं वो भी एक तरह से इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा फॉरेन बॉडी रिएक्शन, जैसे मान लो हमने गट्टा पर्चा यूज़ किया है, ठीक है, तो गट्टा पर्चा जो होगा वो भी एक तरह से फॉरेन बॉडी रिएक्शन कर सकता है जिसकी वजह से पेरिडोंटाइटिस हो जाएगा। इसके अलावा सेलुलोज ग्रैनुलोमा, जब हम कॉटन बेस्ड मटेरियल अगर हम यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से सेलुलोज ग्रैनुलोमा हो सकता है। और इसके अलावा पेरियोपाइकल स्कार टिश्यू। ठीक है, इसमें क्या होगा ना कि इसमें जो हीलिंग हो रही है उसमें फाइब्रस टिश्यू डेवलप हो जाता है। ठीक है, बोन जो है, बोन बनने की जगह इसमें फाइब्रस टिश्यू डेवलप हो जाता है, तो इस वजह से ये भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। अब मान लो कोई भी पेरीरेडिकुलर डिजीज़ है, ठीक है, अगर उसको हम ट्रीट कर रहे हैं तो उसके क्या सीक्वेले हो सकते हैं। या तो हो सकता है उसमें हीलिंग हो जाए, ठीक है, या फिर उसमें स्कार टिश्यू का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है, और या फिर उसमें परसिस्टेंट अपाइकल पेरिडोंटाइटिस हो सकता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, इन्फेक्शन अभी भी प्रेजेंट होगा, यानी कि ट्रीटमेंट होने के बाद भी इसमें इन्फेक्शन प्रेजेंट होगा। अब इसकी बैक्टीरियोलॉजी, तो बैक्टीरियोलॉजी में मेनली जो होता है उसमें थेरेपी रेजिस्टेंट बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे कि वो कौन सा बैक्टीरिया है जो थेरेपी रेजिस्टेंट है। ठीक है, इस मेनली इसमें जो प्रेजेंट होंगे एक तो कैंडिडा, ठीक है, इसके अलावा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जैसे कोकाई, रोड्स, फिलामेंट्स, ठीक है, एक्टिनोमाइसिस, प्रोपियोनी बैक्टीरियम, ये सब प्रेजेंट होते हैं। और जो मेन इसका कल्प्रिट है वह है अपना एंटेरोकोकस फिकेलिस। ठीक है, यही है मेन कल्प्रिट फॉर परसिस्टेंट अपाइकल पेरिडोंटाइटिस। ठीक है, अब इसकी खासियत क्या है, ये ना स्टारवेशन के मतलब स्टारवेशन में भी बहुत टाइम तक ज़िंदा रह सकता है, यानी कि अगर इसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा तो भी ये बहुत टाइम तक ज़िंदा रह सकता है बिना न्यूट्रिशन के। ठीक है, और ये रूट कैनाल के अंदर मोनो इन्फेक्शन कोज करता है,
मोनो इन्फेक्शन का क्या मतलब है कि एक सिंगल टाइप का बैक्टीरिया इन्फेक्शन कोज कर रहा है। जनरली जो इन्फेक्शन होते हैं वो मल्टी इन्फेक्शन होते हैं, यानी कि पॉली इन्फेक्शन या मल्टी इन्फेक्शन बोलो। उसमें क्या होता है, काफ़ी सारे टाइप के अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया जो हैं वो मिलकर के इन्फेक्शन को कोज करते हैं। लेकिन जो ई फिकैलिस है वो मोनो इन्फेक्शन नहीं कर सकता, यानी कि सिंगल ई फिकैलिस टाइप के ही बैक्टीरिया इन्फेक्शन कोज कर सकते हैं, यानी कि उनको किसी और टाइप के बैक्टीरिया की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा ये जो इरीगेंट्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, इरीगेंट्स और एंटीबायोटिक्स, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं थेरेपी रेजिस्टेंट माइक्रोब्स। तो इसमें क्या हो रहा था, एक बार समरी में आपको बता देता हूँ कि अगर मान लो रूट कैनाल होने के बाद भी अगर टूथ सेंसिटिव हो, ठीक है, और लीजन जो है रेडियोग्राफिकली रिजॉल्व नहीं हो रहा, अभी भी हमें रेडियोसेंसी वगैरह देखने को मिल रही है, इन्फेक्शन भी बार बार हुए जा रहे हैं, तो फिर हमें समझ जाना चाहिए कि परसिस्टेंट अपाइकल पेरिडोंटाइटिस का केस है। ठीक है, अब ये किस किस रीज़न की वजह से हो सकता है। एक तो कॉम्प्लेक्स एनाटमी की वजह से, ठीक है, जैसे मान लो माइक्रो कैनाल्स और एपाइकल डेल्टाज ये सब प्रेजेंट है, तो वहाँ पे हम एक तरह से उनकी क्लीनिंग या शेपिंग नहीं हो पाएगी, ऑब्जर्वेशन अच्छे से नहीं हो पाएगी। ठीक है, रिगेंट मेडिकामेंट जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो अच्छे से उसमें इंसर्ट नहीं कर पाएंगे हम, तो उस वजह से एनाटॉमिकल कॉम्प्लेक्सिटी होगी, तो इनएक्सेसिबल एरियाज़ जो हैं वहाँ पर हम अच्छे से आरसीटी कर नहीं पाएंगे, तो उस वजह से हो सकती है। इसके अलावा एक्स्ट्रा रेडिकल फैक्टर कौन कौन से हैं, अपाइकल बायोफिल्म, उनकी प्लाक प्रेजेंट है पैरारेडिकुलर रीजन में। ठीक है, इसके अलावा एक्टिनोमाइसिस इन्फेक्शन और ये कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स, फॉरेन बॉडी रिएक्शन, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। ठीक है, इसके अलावा पेरिरेडिकुलर डिजीज़ जो है, अगर उसका सीक्वल देखें हम, तो या तो वो हील हो जाएगा या स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो गया, फिर परसिस्टेंट अपाइकल पेरिडोंटाइटिस हो जाएगा। बैक्टीरियोलॉजी में मेन जो होगा वो ई फिकैलिस होगा। ठीक है, स्टारवेशन के में भी जिंदा रह सकता है बिना न्यूट्रिशन के, मोनो इन्फेक्शन कोज करता है, इरिगेंट्स और एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट होता है, और थेरेपी रेजिस्टेंट माइक्रोब बोलते हैं इसको। इसके अलावा कैंडिडा, कोकाई रोड फिलामेंट जैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिस और प्रोपियोनी बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं परसिस्टेंट अपाइकल पेरिडोंटाइटिस में। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक परसिस्टेंट अपाइकल पेरिडोंटाइटिस।